मोदी सरकार अब 2024 की चुनावी तैयारियों में है। वित्त मंत्री आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरी तिमाही के जीडीपी के नंबर बेहतर रहे हैं, उम्मीद से बेहतर रहे हैं। प्रोजेक्शन भी दमदार है। ऐसे में अहम सवाल कि बजट से इकोनॉमी को आगे बूस्ट मिलने के क्या संकेत हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष ओझा। हमारी स्पेशल सीरीज बुलंदियों का बजट में आज बात करेंगे अर्थव्यवस्था और बजट से उम्मीदों पर। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष। सर, एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल मैं ये समझना चाहता हूँ, इसका जवाब समझना चाहता हूँ कि तमाम घरेलू और जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस तेजी की वजह क्या है और पूरा सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं? अगर हमारी अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट्स में जाए, ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक कंपोनेंट एग्रीकल्चर है, हमारी खेती बाड़ी, उससे करीब 17-18% हमारा देश का जीडीपी आता है। वो अर्थव्यवस्था की डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। वो मानसून पर डिपेंडेंट है, वो कम ग्रोथ पे चलती है। तो उसमें आप देखेंगे करीब 3-3.5%, इस साल तो थोड़ी कम है ग्रोथ। दूसरा बड़ा कंपोनेंट हमारी अर्थव्यवस्था का है मैन्युफैक्चरिंग, जिस पे सारा ध्यान हमारे देश में, जैसे अब ये PLI की स्कीम, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बहुत बढ़ा रहे हैं देश में। ये अल्टीमेटली आपके जो इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये भी करीब 17-18% का हमारा योगदान आता है। उस क्षेत्र में अभी पिछले 1-1.5 साल से ग्रोथ काफ़ी बढ़ के आई है। इस साल तो काफ़ी अच्छी 13% अभी इस क्वार्टर में ग्रोथ थी, जो काफ़ी स्पेक्टिकुलर, बहुत तेज़ी से। लेकिन अगर 4-5 साल के दृष्टिकोण से देखें तो 2019 के मुकाबले अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग केवल 10-12% ही ज़्यादा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये काम कर रही है कुछ PLI भी, और गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रोड सेक्टर में, रेल सेक्टर में, इन सब सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके कारण से इसमें ग्रोथ आ रही है। जब हम दूसरी तिमाही का जीडीपी नंबर देखते हैं तो हम 7.6% पे हैं और उम्मीद से बेहतर है। रिजर्व बैंक ने भी इसका प्रोजेक्शन जो बढ़ाया है 6.5 से 7 पॉइंट कर दिया है 2024 के लिए। लेकिन उसमें 3 चीजें मैं भी देख रहा हूँ कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो आप बता रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ डबल डिजिट में रही, लेकिन जो हमारी एग्री सेक्टर की ग्रोथ है वो आधी घट के लगभग 1.2% पर आ गई है। जबकि जो आप बता रहे हैं कि हमारी एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है, तो फिर ये इसका जो हम वैल्यू एडिशन या कंपाउंडिंग की बात करते हैं आने वाले समय के लिए, तो वो कितना इम्पैक्टफुल रहेगी? देखिए, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें वैसे पूरी कृषि प्राइवेट सेक्टर में, सब किसान प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोग्राम का इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ता है। सारी इनपुट की हम सब्सिडीज देते हैं, बीज, पानी, बिजली, सभी के, और पूरा खाद्यान्नों का तो हम खरीद भी करते हैं। उसके बावजूद भी कृषि लाभदायक नहीं, इसलिए सरकार को आपके ये PM किसान या इस तरह की स्कीम्स लानी पड़ती हैं, क्योंकि किसानी से फ़ायदा नहीं। तो कृषि में स्थिति एक्चुअली काफ़ी ख़राब है। दुनिया में जो विकास हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि कृषि से जो लेबर है, जो हाउस होल्ड है, वो कृषि से निकल के मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, सर्विसेज में जाता है, और कृषि में कम लोग रहते हैं, वो जो इतना कमाते हैं उसी से फिर वो चूंकि कम पे बढ़ता है तो वो उनकी गरीबी थोड़ी दूर होती है। लेकिन अगर खेती में ही रह जाते हैं लोग तो गरीबी दूर नहीं होती। तो सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है कृषि में, लेकिन उनका कुल मिला के असर ये है कि और ऐसे में कई बार जो हम कंज्यूमर इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे आपने देखा अभी प्याज पे बैन लगा दिए, या हमने चावल पे के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, कभी हम वीट पे लगा देते हैं। तो इससे किसानों को एक्चुअली नुकसान होता है, कंज्यूमर को थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है, दाम उसके बाजार में आप प्राइस को सेटल करने या काबू में करने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि हम दुनिया की 5
अब बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुके हैं। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, विकसित भारत जो एक वो है सामने आया है, तस्वीर जो सामने सरकार ला रही है, उसके लिए तैयार है? और यदि तैयार है तो क्या अभी उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन की जरूरत है? इसको देखिए, विकसित भारत को हम दो नजरियों से हमें देखना चाहिए। एक तो भारत देश के रूप में जी, और दूसरा भारत जिसमें देशवासी रहते हैं उनके उनके दृष्टिकोण से। तो भारत बहुत बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली भी, और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया की दोनों के लिहाज से। पूरा 17% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और उसके बाद अगर हम 5वें पे हैं, चाइना के बराबर हमारी पॉपुलेशन, बाकी सब तो हमारे से बहुत पीछे हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो देश की एग्रीगेट जीडीपी, देश की एग्रीगेट आमदनी के बतौर तो हम 5वें बने, और बनना भी चाहिए, क्योंकि उस आमदनी से, उस जीडीपी से हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हम पूरी कर सकते हैं। हम मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम लोगों को कई तरह के फ़ायदे पहुंचा सकते हैं अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो, क्योंकि रिसोर्स तो टैक्स के रूप में ही आता है। तो ये देश का तो अच्छा है कि देश विकसित हो रहा है, सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, और देश का साइज बढ़ता चला जा रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर उसी तरह से हम देशवासियों के रूप में देखें तो हमारे देशवासी शक्तिशाली बन रहे हो, ऐसा अभी सही नहीं है। ये आपने बहुत पॉइंट बोले कि देश दो तरह से देखना जरूरत है, देशवासी के नजरिए से भी देखना हो सकता है। सर, एक महंगाई हमेशा से एक मुद्दा है, और ये पिछले 2 साल से कोविड के बाद जो महंगाई नीचे घटी, उसके बाद फिर जो ऊपर आई, और उससे क्योंकि सीधा उससे जुड़ा हुआ है ब्याज दरें। अब ब्याज दरें लगातार बढ़ी, उसके बाद पिछली 4-5 मौद्रिक पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने उसको होल्ड करके रखा है। तो क्या ऐसा ये अभी माना जा रहा है कि जो ऊंची महंगाई दर है, जो वो अभी भी आरबीआई को ब्याज दर घटाने से रोके हुए है? मेरा ये मानना है कि जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट तय करती है, उसका और इन्फ्लेशन का, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, उसका रिश्ता हमारे देश में बहुत कमजोर है। अब हमारा जो इन्फ्लेशन है, अब आप देखते हैं आजकल होलसेल प्राइसेस में, जो कि देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी को कवर करता है, उसमें तो इन्फ्लेशन है ही नहीं। अब 6 महीने के बाद इस बार पहली बार 0.5% या 0.4% के आसपास इन्फ्लेशन नजर आया। WPI नेगेटिव इन्फ्लेशन, WPI ऊपर आई है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, उसमें खाद्यान्नों का जो एलिमेंट है, उसी में ही इन्फ्लेशन वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में ज्यादातर फूड इन्फ्लेशन इंपैक्ट वही आता, और उस पे आरबीआई के इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क नहीं। इसलिए सर, ये तो उसकी मॉनिटरिंग में तो रिटेल इन्फ्लेशन ही होता है, ये तो एक अब हमने वो बना रखा है कि हम उसको नापते हैं, और उसके कारण से केवल जहां सबसे ज्यादा असर पड़ता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का और इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का, वो हमारे हाउसिंग लोन्स और कंज्यूमर लोन्स के ऊपर पड़ता है, ना कि इन्फ्लेशन। तो आपने देखा, जब से ये 1.5-2 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ानी शुरू की आरबीआई ने, तो कंज्यूमर्स के लिए हाउसिंग लोन जो हैं वो काफ़ी महंगे हो गए, उनके लिए काफ़ी तकलीफें आ गई। दूसरी तरफ बैंकों के प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ गए, बिल्कुल बढ़े। बैंकों की लागत नहीं बढ़ी, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ने के कारण से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। दूसरी तरफ उनके एनपीएस जो थे, वो इकोनॉमी में, स्टील में, इन सब सेक्टर्स में सुधार आने के कारण से एनपीएस कम हो गए, और सरकार ने कैपिटल काफ़ी दे दी, तो बैंकों के प्रॉफिट तो बढ़ गए। तो मैं इन्फ्लेशन में मेरा नज़रिया ये है कि आरबीआई चाहे घटा दे और चाहे ना घटाए, हमारे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन पे उसका असर नहीं। तो आरबीआई को चाहिए ये इस दृष्टिकोण से देखे कि भाई हमारे जो भोक्ता हैं, जो हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन और दूसरे ये लोन लेते हैं, उन पे जो भारी दबाव पड़ रहा है, उसके कारण से इंटरेस्ट रेट घटा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विभाग बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। बजट स्पेशल बुलंदियों का बजट में बने रहिए। नए मेहमान के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। धन्यवाद।